Good morning, students. I welcome you all to CATSY's online class. Today we are going to study chapter Chemical Kinetics and the topic is about rate of reaction. आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी रिएक्शन के बारे में, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है, A से बन रहा है 2B, तो आप एक कंटेनर में एक रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें आपने A लिया है और B बन रहा है टाइम के साथ। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि उस एक्सपेरिमेंट को आप जब ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे और उसको देख करके आप रिएक्शन के स्पीड का पता लगाना चाहते हैं, तो आपके पास कितने तरीके हैं उस स्पीड को बताने का। इसको बोलते हैं ways to represent rate of reaction। रिएक्शन के स्पीड को बताने के कितने तरीके हो सकते हैं आपके पास, जब आप किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके वहां से रिएक्शन के स्पीड का पता लगाना चाहते हैं। जैसे अगर हम यही रिएक्शन किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करते समय? तो आपको पता है कि A खर्च हो रहा होगा और B टाइम के साथ बन रहा होगा। तो आप सबसे पहले टाइम नोट डाउन करेंगे कि टाइम जब 0 था, यानी 0 सेकेंड पर जब आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, उसको बोलते हैं टाइम 0 सेकेंड। टाइम जब 0 था, सेकेंड भी लिख देते हैं 0 सेकेंड, तो आपने देखा मोल ऑफ ए, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं Na से। Na मतलब मोल ऑफ ए। आपने देखा कि ए के 10 मोल थे। कितने मोल थे? 10 मोल थे। और जब टाइम 0 से 10 सेकेंड हो गया, तो फिर आपने देखा कि ए के जो मोल बचे हैं वो हैं 5 मोल। आप रिएक्शन को और भी आगे बढ़ा सकते हैं जब तक ए पूरा खर्च ना हो जाए, या फिर यहां पर रोक भी सकते हैं। तो आपने 10 सेकेंड तक रिएक्शन को ऑब्जर्व किया। शुरुआत में ए के मोल थे 10 और 10 सेकेंड के बाद ए के मोल हो गए 5। तो अब आप ए के मोल को देख करके बी के मोल का पता लगा सकते हैं। मोल ऑफ बी, इसको हम लोग सिंबल दे रहे हैं NB। तो देखो, अगर आपने सिर्फ रिएक्टेंट से रिएक्शन का शुरुआत किया है, तो आप लिख सकते हो शुरुआत में बी के मोल होंगे 0, ठीक है। और 10 सेकेंड होने के बाद ए का देखो 5 मोल बचा हुआ है ना। ए का 10 मोल लिया था, 5 मोल बचा हुआ है। ये वो मोल है जो अभी कंटेनर में प्रेजेंट है, क्योंकि ए खर्च हो रहा है। तो खर्च कितना हुआ? ए 10 था, 5 बचा हुआ है, तो 5 मोल खर्च हो चुका है। तो आपको पता है कि ए अगर 1 मोल खर्च होता है तो बी 2 मोल बनेगा, कोफिशिएंट को देख करके। तो ए अगर 5 मोल खर्च होता है तो बी कितना बनेगा? 10 मोल बनेगा। और आप बी का जो मोल है वो पता लगा सकते हैं 10 सेकेंड पर, ये हो जाएगा 10 मोल। बी के मोल का पता लगाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट का जरूरत नहीं है। एक्सपेरिमेंट से सिर्फ आपको ए का मोल पता लगाना है, टाइम के साथ किस तरीके से खर्च हो रहा है। बी का मोल स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देख करके निकाल सकते हैं। तब आपके पास डेटा आ गया 10 सेकेंड का। अब आपको किसी को बताना है कि रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है, तो उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका है बताने का कि आप बताएंगे रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए। हमने लास्ट क्लास में बात किया है, इसका एक और नाम है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए को बोलते हैं रेट ऑफ
कंजम्पशन ऑफ ए के खर्च होने का स्पीड। तो यहां पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए आप कैसे बताओगे? तो आप बताओगे चेंज इन मोल ऑफ ए, मोल ऑफ ए के मोल में कितना चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लिया गया इस काम के लिए, टाइम टेकन। चेंज इन मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कोई दिक्कत? अब ए के मोल में चेंज, तो चेंज क्या होता है बच्चों बताइए? चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए का फाइनल मोल कितना है? ए का शुरुआत का मोल था इनिशियल 10 और फाइनल मोल था 5। तो आप बोलोगे फाइनल माइनस इनिशियल, मोल ऑफ ए फाइनल, एफ का मतलब फाइनल, और माइनस मोल ऑफ ए इनिशियल बाय कितना टाइम लिया गया इतना मोल चेंज होने में। देखिए कितना टाइम लिया गया, 10 सेकंड का टाइम लिया गया, डिवाइडेड बाय 10 सेकंड। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या रेट निकल करके आ गया, कि ये रेट निकल करके आ गया ए का फाइनल मोल है 5, इनिशियल है 10, तो 5 माइनस 10 मोल, और टाइम कितना लग रहा है? तो टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। तो यहां से आपका आंसर कितना आ गया? ये आंसर आ गया 5 माइनस 10, 5 बाई 10, 0.5 मोल पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया 0.5 मोल पर सेकेंड। लेकिन देखो आंसर आपका इसमें नेगेटिव लगा हुआ है, एक्चुअली लगा हुआ है ना, क्योंकि 5 माइनस 10 होता है -5 बाई 10। अब ये जो स्पीड निकल करके आया है, ये स्पीड नेगेटिव आ रहा है। क्यों नेगेटिव आ रहा है? वो इसीलिए ये स्पीड नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ए के मोल में जो चेंज आ रहा है ना, वो चेंज नेगेटिव है, क्योंकि ए टाइम के साथ खर्च हो रहा है। ए का फाइनल मोल कम है, इनिशियल मोल ज्यादा है। तो ए के रेस्पेक्ट में चूंकि ए खर्च हो रहा होता है, उसके रेस्पेक्ट में जब आप रेट निकालेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू आएगा। पर हम चाहते हैं कि हमें रेट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिले, ताकि हमें फर्दर केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करना आसान रहे। तो चूंकि ए के रेस्पेक्ट में निकाला गया जो स्पीड है या जो रेट है वो नेगेटिव आता है, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लिखते समय ही आगे एक नेगेटिव पहले से लगा देते हैं, ताकि फाइनल जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे? तो हम लिखते हैं चेंज इन मोल ऑफ ए और इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जैसे यहां पर हमने चेंज इन मोल ऑफ ए लिखा है, इसको हम दोबारा से लिख दें, यहां पर हम लोग एक नेगेटिव साइन आगे लगा देते हैं, नेगेटिव ऑफ मोल ऑफ ए फाइनल माइनस मोल ऑफ ए इनिशियल। तो आपको एक नेगेटिव पहले से लगा देना है, फिर यहां पर पहले से नेगेटिव लगा आ जाएगा। तो होगा क्या, जब नेगेटिव आप एक पहले से लगा करके रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा 0.5 मोल पर सेकेंड। आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ध्यान रहे बच्चों, जब भी आप रिएक्शन का जो डेटा है जो एक्सपेरिमेंट में आपको मिलता है, उस डेटा के आधार पर आप अगर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में स्पीड निकालना चाहते हैं या फिर रेट निकालना चाहते हैं, तो आपका रेट आता है निकल करके नेगेटिव। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग फॉर्मूला में शुरुआत से ही एक और नेगेटिव ऐड कर देते हैं, ताकि नेट फॉर्मूला क्या आए, पॉजिटिव निकल करके आए। ठीक है, तो देखो बच्चों,
ये था हमारा पहला तरीका रेट को रिप्रेजेंट करने का। तो आप यहां पर वेज टू रिप्रेजेंट रेट ऑफ रिएक्शन है ना, तो यहां पर इसके नीचे लिख लोगे फर्स्ट मेथड था। ये फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट मेथड था रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए यानी रिएक्टेंट इज इक्वल टू, क्या है पहला तरीका? चेंज इन मोल डेल्टा मोल। किसके मोल? चेंज इन मोल, इसको फिर से लिख दें हम, चेंज इन मोल ऑफ ए यानी जो रिएक्टेंट है उसके मोल में चेंज। ये देखिए डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज होता है। चेंज इन मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी यानी टाइम टेकन, और इसके आगे क्या लगा देना है? एक माइनस लगा देना है। तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट निकालते हैं तो आप पहला तरीका आपके पास है वो है ए के मोल में कितना चेंज आया है उसके आगे माइनस लगा दीजिए, चेंज इन मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी। देखिए वही किया हमने, चेंज इन मोल ऑफ ए उसके आगे एक माइनस लगाया डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये जो रिएक्शन रेट निकालने का तरीका है ये तरीका है इन टर्म्स ऑफ मोल पर यूनिट टाइम। ये कैसा तरीका है? पहला तरीका है मोल पर यूनिट टाइम। तो जैसा जैसा हमने लिखा है वैसा ही आप लिखोगे। पहला तरीका क्या है? रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है मोल पर यूनिट टाइम में। आप यूनिट टाइम में कितना मोल खर्च होता है रिएक्टेंट का, वो है पहला तरीका रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो इसमें आप एक और बात, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम एक और बात बताते हैं। जैसे कि जो पहला तरीका था आपका रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोल पर यूनिट टाइम में, इसमें जरूरी नहीं कि रिएक्टेंट लेना पड़े, आप इसमें प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। जैसे आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन, पहला में हम डैश लगा देते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, बी क्या है? यानी प्रोडक्ट है। तो क्या लिखोगे? चेंज इन मोल ऑफ बी, चेंज इन मोल ऑफ बी। अब बी के जो मोल का चेंज आएगा, देखो बी का शुरुआत का मोल कितना था? 0, बाद का मोल है 10, तो चेंज कितना आया? 10 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब आप प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो ये चेंज पहले से ही पॉजिटिव आएगा, इसीलिए इसके आगे नेगेटिव लगाने का जरूरत नहीं है। रिएक्टेंट के लिए जब ये चेंज निकालते हैं तो वो नेगेटिव निकल करके आता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक और नेगेटिव आगे में लगा देते हैं, ठीक है ना। तो चेंज इन मोल ऑफ बी, तो आप क्या करोगे? अब आगे से नेगेटिव साइन हटा दोगे और हर जगह बी लिख दोगे, फाइनल मोल ऑफ बी माइनस इनिशियल मोल ऑफ बी बाय टाइम टेकन, और फिर ये टाइम, सॉरी, और फिर आप यहां पर क्या लिख सकते हो? देखो तो टाइम टेकन तो वही है 10 सेकेंड, और यहां पर लिखोगे 10 माइनस 0 मोल। बी के मोल में इतना चेंज आया, बाद का 10 है फाइनल और शुरुआत का 0 है, और यहां से आपका आंसर आएगा ये 1 मोल पर सेकेंड। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो मोल पर सेकेंड में यानी मोल पर यूनिट टाइम में जब आपको स्पीड बताना हो तो आप ए के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं और बी के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो आगे नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, और रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बताएंगे तो आगे नेगेटिव साइन लगेगा, ताकि ओवरऑल रेट क्या निकल करके आना चाहिए? पॉजिटिव निकल करके आना चाहिए। यहां लिखोगे चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन मोल ऑफ बी बाय टाइम टेकन। यह रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये 1 डैश है। तो पहला तरीका था रेट को रिप्रेजेंट करने का
कि मोल पर यूनिट टाइम में रेट को रिप्रेजेंट कीजिए। वो आप चाहें तो ए के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे तो बी के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे तरीके के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो आप इसको पूरे को अब नोट डाउन कर लीजिए, जो पार्ट आपने बाद में लिखा है इसको। चलिए, यही रिएक्शन आपके पास है और अब आप क्या कर रहे हैं कि इस रिएक्शन का जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस बार आप डेटा में ए और बी के मोल्स नहीं नाप रहे हैं। क्या नाप रहे हैं? तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन नाप रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन और मोलैरिटी ये क्या होता है? ये होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम लेना पड़ता है लीटर में। तो इस बार हम लोग कॉन्सेंट्रेशन नहीं नाप रहे हैं, क्या नाप रहे हैं? मोल पर यूनिट वॉल्यूम नाप रहे हैं। तो जैसे मान लो T = 0 पर आप लिख सकते हो A का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो था 1 मोलर और B का कॉन्सेंट्रेशन था 0। ठीक है, और T = जैसे ही आपका 10 सेकेंड हुआ, कितना टाइम हुआ? 10 सेकेंड। तो A का कॉन्सेंट्रेशन घट के हो गया 0.5 मोलर और B का कॉन्सेंट्रेशन, अब आप खुद ही पता कर सकते हो कि B का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ेगा। तो देखो A का कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल बाय वॉल्यूम। आप 1 मिनट के लिए अगर वॉल्यूम को मान लो फिक्स्ड, वॉल्यूम को क्या मान लेना है? फिक्स्ड मान लेना है। ठीक है ना? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहे इफ नॉट मेंशन्ड देन वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और आपको बताया नहीं जाएगी क्वेश्चन में वॉल्यूम कांस्टेंट है या नहीं है, तो आपको वॉल्यूम को मान लेना है कांस्टेंट। इस चैप्टर में रेट निकालने वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट मान लो तो आप बोल सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी मोल दुगना होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी दुगना होगा, मोल आधा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी आधा हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है कांस्टेंट। तो अब देखो क्या होने वाला है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो A का अगर 1 मोल खर्च होता है तो B का 2 मोल बनेगा, और मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन के, तो A का जितना मोलर कॉन्सेंट्रेशन खर्च होगा, अगर A का 1 मोलर खर्च होता है तो B का 2 मोलर बनेगा। A का अगर 2 मोलर खर्च होता है तो B का 4 मोलर बनेगा। ठीक है, तो T = 0 पर क्या हुआ? A था 1 मोलर और T = 10 सेकेंड पर A कितना हो गया? 0.5 मोलर। तो स्पेंड A कितना हुआ? खर्च हो बताइए तो स्पेंड A कितना खर्च हुआ? तो 0.5 और 1, तो 0.5 खर्च हो गया, 0.5 मोलर खर्च हो गया। देखिए जब भी खर्च अमाउंट हम लोग दिखाते हैं ना स्पेंड A, तो उसको नेगेटिव साइन के साथ दिखाते हैं। नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये बताता है कि अमाउंट खर्च हो रहा है। A कितना खर्च हुआ? तो 1 था 0.5, तो 0.5 खर्च हो गया। आप यहां पर नेगेटिव नहीं भी दिखाओगे तो आपको समझना है कि ये जो अमाउंट है यह खर्च होने वाला है। ठीक है, अब देखिए तो A खर्च हुआ है कितना? 0.5 मोलर। देखिए ये जो नेगेटिव साइन है सिर्फ खर्च होने को बता रहा है, आपको ध्यान देना है वैल्यूज पर। तो A खर्च हुआ है 0.5 मोलर, तो B कितना बनेगा? तो A जितना खर्च हुआ है B इसका दुगुना बनेगा। तो B कितना बनेगा? इसका दुगुना बोलिए, 0.5 ×
0.5 इंटू 2 मोलर यानी कि 1 मोलर बन गया। अब बताइए नेगेटिव साइन यहां पर था, यहां पर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि बी बन रहा है, इसीलिए बनने को पॉजिटिव से दिखाते, खर्च होने को एक खर्च हो रहा था उसको नेगेटिव से दिखाए। कोई दिक्कत? तो अभी आपको कॉन्सेंट्रेशन का डेटा आ गया है। अब आप रेट ऑफ रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख सकते हैं। तो आप जब ये एग्जांपल लिख रहे होंगे तो इसके पहले आप हेडिंग लिख देंगे, हेडिंग लिखोगे 2 इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। किसके टर्म में निकाल रहे हैं हम लोग रेट? कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम के टर्म में रेट निकाल रहे हैं। तो आप लिखोगे रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिस्पेक्ट में क्या रेट होगा बताइए? रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो आप लिखेंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी। अब ए के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, देखो एक बात यहां पर ध्यान रखना कि कई बार ए के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज को ऐसे दिखाता है डेल्टा ए, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, तो डेल्टा ए मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। और फिर क्या होगा? ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हुआ है बताओ? तो आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियल, एफ मतलब फाइनल, आई मतलब इनिशियल, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज होने वाला सिंबल, डिवाइड बाय डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अब बताओ ये कितना आ रहा है? ए के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं। तो ए फाइनल कितना है? फाइनल ए है 0.5 मोलर, और इनिशियल कितना है? इनिशियल है -1 मोलर। तो ये चेंज आ गया ए के कॉन्सेंट्रेशन में। टाइम कितना लिया गया? टाइम लिया गया 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड। तो यहां से आंसर आ गया -0.5 मोलर बाय 10 सेकेंड। तो यहां से आ गया -0.05 मोलर पर सेकेंड। तो इस बार जो रेट निकल करके आया है वो किसके टर्म में आया है? इस बार रेट निकल के आया है मोलर पर सेकेंड के टर्म में। किसके टर्म में? मोलर पर सेकेंड, यानी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब फिर से एक बात, ये रेट निकल के आया है नेगेटिव, बता सकते हो क्यों? क्योंकि ए खर्च हो रहा है, इसके रिस्पेक्ट में जब भी स्पीड निकालोगे नेगेटिव आएगा। तो क्या तरीका है उसका? तरीका है कि रेट निकालते समय फॉर्मूला में आगे एक नेगेटिव लगा दीजिए अपने मन से। तो यहां पर एक नेगेटिव लगा दिया हमने अपने मन से, यहां पर भी एक नेगेटिव लगा दिया। तो ये जो वैल्यू आया इसके आगे एक नेगेटिव लगा दिया, तो ये वैल्यू बन गया पॉजिटिव। ध्यान दें बच्चों, रेट या स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही निकालना है, ठीक है? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट निकालोगे तो नेगेटिव आता है, उसको कन्वर्ट कर लेना है पॉजिटिव में। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आगे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा करके, ठीक है? तो ये सेकेंड पर्सन हो गया। क्या सेकेंड? सॉरी, सेकेंड तरीका हो गया। क्या तरीका है सेकेंड? रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम या मोलर पर सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। और भी तरीके हैं रेट को निकालने का, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम में आप जैसे रिएक्टेंट के बारे में बात किए हैं वैसे ही प्रोडक्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो जैसे देखो, रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी,
फिर वही लिखोगे चेंज, ये बताता है डेल्टा मतलब चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। यहां पर लिख दोगे स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, डेल्टा मतलब चेंज, हर जगह तुम बी लिख दो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी फाइनल माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इनिशियल। अब यहां पर डेटा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो देखो बी का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बी का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, 1 मोलर, और इनिशियल है 0 मोलर, ठीक है ना, 0 मोलर। इसको ओम मत पढ़ लेना, ओ एम, ओम प्रकाश नहीं, यह है 0 मोलर, ठीक है। तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, ये हो गया 1 मोलर। तो आंसर आपका क्या हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखो ये जो चेंज आ रहा है, ये चेंज अंदर में, ये चेंज पॉजिटिव चेंज आ रहा है तुम्हारा। देखो ये जो 1 माइनस 0 है पॉजिटिव है ना, तो इस बार भी अगर तुम माइनस साइन आगे लगाए रखोगे तो नेट वैल्यू ही निगेटिव आ जाएगा। हम लोग नेगेटिव साइन इसलिए लगाते थे ताकि नेट वैल्यू पॉजिटिव है। पर ध्यान रहे प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जब आप स्पीड निकालेंगे तो नेट वैल्यू अपने आप पॉजिटिव आएगा, आगे एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो देखो ये अपने आप पॉजिटिव आ गया, कितना आ गया 0.1 मोलर पर सेकेंड। तो ये बच्चों दूसरा तरीका था रेट को रिप्रेजेंट करने का। पहला तरीका क्या था, इन टर्म्स ऑफ मोल पर यूनिट टाइम, दूसरा तरीका है इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तीसरा तरीका है रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट करने का इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पर यूनिट टाइम, प्रेशर पर यूनिट टाइम। देखिए ये जो प्रेशर मेजरमेंट करके रिएक्शन की स्पीड का पता लगा सकते हैं, ये उन रिएक्शंस के लिए यूज कर रहे हैं जिसमें कम से कम एक कंपोनेंट या फिर सभी कंपोनेंट गैसियस स्टेट में, कौन से स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में हो, ठीक है। तो प्रेशर का कैसे यूज करेंगे रिएक्शन के स्पीड को बताने के लिए, इसको समझने के लिए पहले समझा जाए कि प्रेशर और मोल में रिलेशन क्या है। तो जैसे अगर गैस ए के बारे में सिर्फ बात किया, सिर्फ गैस ए के बारे में बात किया जाए, तो जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है जिसमें गैस ए भरा हुआ है, ठीक है। इस कंटेनर का वॉल्यूम कुछ V है, तो गैस ए जो प्रेशर लगाएगा उस प्रेशर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो आप इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करोगे प्रेशर बाय ए, इसलिए हमने PA लिखा है, ठीक है ना, ताकि हम क्लियरली कट बता सके कि हम लोग ए के प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। प्रेशर बाय ए इज इक्वल टू सॉरी इनटू वॉल्यूम, ये V किसका होता है, तो गैस के लिए V होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इनटू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू मोल ऑफ A इंटू RT। या फिर आप ऐसा समझो कि PV इज इक्वल टू NRT पड़ा है फॉर्मूला, इसमें हम लोग A का अगर मोल के बारे में बात करेंगे तो प्रेशर किसका होगा, A का प्रेशर होगा, ठीक है। तो हम लोग A के प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं। इस टर्म को PA को हम लोग बोलते हैं PA इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A। कहने का अर्थ है यहां पर कुछ और भी दूसरे कंपोनेंट हो सकते हैं, हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। तुम बोलोगे अगर दूसरे और भी कुछ कंपोनेंट इसके अंदर हैं तो प्रेशर तो बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रेशर निकल करके आएगा। तो ठीक है, ज्यादा प्रेशर तब निकल के आएगा जब यहां पर मोल भी बढ़ा देंगे आप। जितने भी कंपोनेंट है सबका मोल ले लो तो सबका प्रेशर निकल करके आएगा। और सिर्फ अगर आप सिर्फ A के मोल लेंगे तो यहां पर जो प्रेशर निकल के आएगा वो A के द्वारा निकल करके आएगा, उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ A। और वॉल्यूम तो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है, तो आप एज्यूम कर लो, एज्यूम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट।
ठीक है ना। जब भी किसी रिएक्शन में प्रेशर पर यूनिट टाइम के बारे में बात किया जाए तो आपको ये एज्यूम करना पड़ेगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो सकता है क्वेश्चन में दिया रहे, एक अच्छे क्वेश्चन में हमेशा दे दिया जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप एज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो अब देखो वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपका ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा PA इज इक्वल टू मोल ऑफ A RT/V, और ये पूरा हो गया कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल ऑफ A और PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ A, यानी कि A का मोल घटेगा तो A का प्रेशर भी घटेगा, A का मोल बढ़ेगा तो A का प्रेशर भी बढ़ेगा, A का मोल दुगना होगा तो प्रेशर दुगना होगा, A का मोल 4 गुना होगा तो प्रेशर भी 4 गुना हो जाएगा। तो पहले आप ये लिख लीजिए कि मोल और प्रेशर में क्या रिलेशन है, फिर हम लोग बात करेंगे कि प्रेशर के रेस्पेक्ट में हम लोग रेट या स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर ये एक रिएक्शन है जिसमें A B में कन्वर्ट हो रहा है तो टाइम के साथ A का मोल घटता है, और अभी हमने देखा कि मोल प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो टाइम के साथ अगर मोल घट रहा है तो टाइम के साथ प्रेशर भी उतने ही स्पीड से घट रहा होगा। तो जैसे मान ले जाए T इक्वल टू 0 सेकेंड पर जो A का प्रेशर था वो था 2 ATM। कितना था? 2 ATM। ये 2 ATM क्या है? ये 2 ATM है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है ना, ये 2 ATM क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है। हम इसको इंडिकेट भी कर दे रहे हैं, ये 2 ATM है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। अब देखो जैसे जैसे T इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया तो A का प्रेशर घटेगा। तो मान लो 2 ATM में से एक ATM प्रेशर कम हो गया तो कितना प्रेशर बचा? तो आप लिख सकते हो 1 ATM बचा। कितना बचा? 1 ATM बचा। क्यों 1 ATM बचा? स्पेंट, खर्च कितना हो गया, अभी हिंदी में लिख दे रहे हैं ताकि किसी को परेशानी हो रहा हो तो समझ जाना। खर्च या फिर स्पेंट, कितना खर्च हुआ प्रेशर ए का? तो 2 ATM था, एक ATM बचा हुआ है, यहां जो लिखते हैं ये है बचा हुआ, तो कितना खर्च हुआ? 1 ATM खर्च हुआ। ठीक है ना, ये जो 1 ATM ये क्या है? बचा हुआ। ठीक है, चलिए तो 1 ATM प्रेशर खर्च हुआ है। आप चाहे तो इसके आगे एक माइनस साइन लगा देते हैं। क्यों? ये माइनस क्या बताता है कि खर्च हुआ है। खर्च होने वाले अमाउंट को माइनस साइन से हम लोग दिखाते हैं। अब चलो बी के बारे में पता लगाते हैं। तो मान लो शुरुआत में बी का पार्शियल प्रेशर था 0 ATM। कितना था? 0 ATM। 0 ATM क्या है? बी का पार्शियल प्रेशर है। अभी देखो आपको पता है कि हमने अभी जस्ट देखा है कि जिस तरीके से मोल बढ़ता है, मोल दुगना हुआ तो प्रेशर दुगना, मोल आधा हुआ तो प्रेशर आधा। यानी कि अगर ए का कोफिशिएंट 1 है, यानी 1 मोल ए खर्च होगा तो 2 मोल भी बनेगा, यानी जितना ए खर्च होता है उसका डबल भी बनता है। तो जितना खर्च हुआ है, कौन? जितना ए खर्च हुआ है, जितना ए खर्च हुआ है उसका डबल बी बनेगा। तो देखिए कितना खर्च हुआ है? 1 ATM खर्च हुआ है, माइनस साइन बताता है खर्च हुआ है, तो बी कितना बनेगा? इसका प्रेशर बन जाएगा 2 ATM। ठीक है ना, ये 1 ATM खर्च था इसलिए आगे नेगेटिव था, ये 2 ATM बना है इसलिए आज के आगे साइन पॉजिटिव लगा हुआ है। पॉजिटिव दिखाना तो जरूरी नहीं होता है। तो ये आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, अब आपको क्या करना है? अब आपको लिखना है रेट। तो आप बोलोगे रेट
विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में रेट। इस बार आपको प्रेशर के टर्म में दिखाना है, तो आप लिखोगे चेंज इन पार्शियल प्रेशर। क्या? चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के पार्शियल प्रेशर में चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय टाइम टेकन। ये ए के रिस्पेक्ट में रेट निकल जाएगा। चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का एक सिंबल होता है, पी लिख दिए और उसके नीचे में छोटा सा ए लिख दीजिए। ये चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ये सिंबल हो गया, डिवाइड बाय डेल्टा ई। या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फाइनल माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंज। इस पूरे चेंज को ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए एक बार, तो आप देखोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का चेंज, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए फाइनल कितना प्रेशर है? फाइनल जो बचा हुआ है वो है 1 atm, तो फाइनल है 1 atm। इनिशियल प्रेशर कितना था ए का? वो था 2 atm माइनस 2 atm डिवाइड बाय टाइम कितना लिया इसने? 10 सेकेंड लगा है खर्च होने में, तो 10 सेकेंड। तो यहां से आपका आंसर आ गया 1 माइनस 2 माइनस 1 atm बाय 10 सेकेंड, यानी कि माइनस 0.1 atm पर सेकेंड। देखिए ये आ गया प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो आप प्रेशर के टर्म्स में भी रिएक्शन के रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक बात का कमी रह गया है इसमें से, बताइए आप लोग क्या कमी रह गया है? वो कमी ये है, चूंकि हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो जो रेट निकल के आएगा वो नेगेटिव निकल करके आएगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए फॉर्मूला के शुरुआत में हम लोग एक नेगेटिव ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा। इसके आगे नेगेटिव लगा दीजिए, इधर आप लोग इसके आगे नेगेटिव लगा दीजिए, और इसके आगे अगर एक और नेगेटिव लग जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका पॉजिटिव। ये तो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बात हो गया। अब हम लोग बात कर सकते हैं प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। जैसे रिएक्टेंट यहाँ पर ए था, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेंगे। बहुत ही आसान है वो भी। तो आप लिखोगे रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो लिखोगे चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट के बारे में जब भी लिखते हैं तो आगे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग हटा देते हैं पहले से ही माइनस साइन। इसका कोई जरूरत नहीं है, हर जगह से माइनस साइन हटा दीजिए पहले। अपने आप देखेगा ये वैल्यू पॉजिटिव ही निकल करके आएगा। तो चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी कि आप लिखोगे डेल्टा पी बी। पीबी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, डेल्टा बताता है चेंज को। चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी फाइनल माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इनिशियल। और बी का फाइनल पार्शियल प्रेशर कितना है? फाइनल पार्शियल प्रेशर है 2 atm। फाइनल पार्शियल प्रेशर है 2 atm, ये है 2 atm। और इनिशियल कितना है? इनिशियल है 0 atm, 0 atm, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आपका आ गया 2 atm और ये आ गया 0.2 atm पर सेकेंड। ये बी के रिस्पेक्ट में आ गया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पर यूनिट टाइम। तो अब देखो यहां से हमने दो बातें कैलकुलेट किया है। पहला कैलकुलेट किया था रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए और दूसरा कैलकुलेट किया था रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हम दोनों वैल्यू, आपके पास वैल्यू लिखा हुआ होगा, मेरे पास बोर्ड पर पहला वैल्यू नहीं लिखा हुआ है। हम वो वैल्यू मुझे पता है क्या है उसको लिख रहे हैं। तो हमने अभी दो बातें कैलकुलेट किया, वो ये कि रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए जो कि आया था
0.1 ATM पर सेकेंड, और दूसरा निकाला हमने रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी, और जो कि आया है 0.2 ATM पर सेकेंड। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो रेट निकाल रहे हैं ये तो हम ए और बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे इन प्रीवियस एग्जांपल, ये जो एग्जांपल हमने लिया है प्रीवियस एग्जांपल, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई ये पूछ दे कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, ए बी के रिस्पेक्ट में हमें नहीं चाहिए आंसर, क्या चाहिए आंसर? रेट ऑफ रिएक्शन बताओ बस हमें। तो अब क्या करोगे? सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो बच्चों हमने पहले पढ़ा है कि जो वर्ड होता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये होता है दिस इज इक्वल टू रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में अगर बात किया जाए तो आप लिखोगे रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए इंटू 1 डिवाइड बाय ए का कोफिशिएंट, जो कि यहां पर है 1। या फिर इसको निकालने का एक और तरीका है, कैसे? तो आप लिखिए रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू 1 बाय बी का कोफिशिएंट, जो कि है यहां पर 2। इस दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं इस वर्ड का मतलब समझने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये निकालने के लिए। तो ये तो 1 बाय 1 1 ही हो गया, और इसका वैल्यू आ गया रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, जो कि आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया 0.1 ATM पर सेकेंड। और अगर आप दूसरे तरीके से बी के आधार पर निकालते तो भी वही आंसर आता। देख लेते हैं ये आंसर उतना ही कैसे आता। तो आप लिखते हैं 1/2 इंटू 0.2 ATM पर सेकेंड, और यहां से आपका आंसर आ जाता 0.1 ATM पर सेकेंड। ठीक है ना, देख लीजिए ये आंसर। देखिए आप लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन एक वर्ड होता है जो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए और रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी दोनों के एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है ताकि दोनों बराबर हो जाए, और वो जो वर्ड बनता है उसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग अगला तरीका सीख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, जो कि है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के टर्म्स में। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये जो तरीका आप यूज करने वाले हैं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम का, ये तरीका भी तब यूज होगा जब कम से कम एक या फिर सभी कंपोनेंट गैसियस स्टेट में हो। किस स्टेट में हो? गैसियस स्टेट में हो। जैसे यहां पर ये गैसियस रिएक्शन है, एक गैस से बन रहा है 2B गैस, ठीक है। तो यहां पर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ एक भी कंपोनेंट गैस हो तो भी चलेगा, यानी बी अगर सॉलिड हो तो भी चल सकता है, ठीक है ना। तो हमने प्रेशर के केस में दोनों कंपोनेंट गैस लिया था, इस बार एक कंपोनेंट सॉलिड लेकर के देख लेते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यह समझा जाए कि जब आप गैस और सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो गैस का वॉल्यूम सॉलिड के वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मतलब हजारों गुना ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 मोल वाटर, ठीक है ना, 1 मोल वाटर अगर सॉलिड स्टेट में हो, आइस के फॉर्म में हो, तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 18 ml के आसपास होता है। कैसे 18 ml? तो 1 मोल वाटर यानी कि
18 ग्राम वाटर। कितना ग्राम है? 18 ग्राम वाटर है। अब मान लो आपके पास एक कंटेनर है, जैसे कि मेरे पास ये ग्लास है। इस ग्लास में अगर 18 ग्राम पानी भरोगे, 18 ग्राम पानी याद रखेंगे, तो वो लगभग 18 ml के आसपास होगा। और उसको बर्फ में कन्वर्ट कर दोगे तो वही भी 18 ml या उससे थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम होगा, क्योंकि बर्फ का डेंसिटी कम होता है। तो मान लो 20 ml वॉल्यूम हो जाए इसका। तो 18 ग्राम आइस का जो वॉल्यूम होता है वो 18 नहीं तो 20 से ज्यादा ml नहीं हो सकता, ये 20 ml के आसपास हो गया मान लो। लेकिन इसी 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर अगर वेपर के फॉर्म में एसटीपी पर हो, वेपर फॉर्म में किस कंडीशन पर हो? एसटीपी पर। तो 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर। तो देखो ये 20 ml और ये 20 से भी ज्यादा लीटर, तो 1000 गुना का अंतर हुआ या नहीं? तो ये बात समझा जाए कि जब गैस और सॉलिड एक साथ किसी कंटेनर में रखे हो, तो आप सॉलिड का जो वॉल्यूम है उसको नेग्लिजिबल मान लोगे। कितना मान लोगे? नेग्लिजिबल। जैसे इसी कंटेनर में 22 लीटर का एक कंटेनर ले लो, 22.7 लीटर का, और फिर उसमें वाटर वेपर भर दो। कितना मोल वाटर वेपर भरोगे? तो 1 मोल वाटर वेपर एसटीपी कंडीशन पर 22.7 लीटर के डब्बे में भर जाएगा। उसमें अगर 1 मोल आइस भी रख दो तो वो किसी कॉर्नर में 20 ml इस कॉर्नर में पड़ा रहेगा, बहुत छोटे से वॉल्यूम में 20 ml पड़ा हुआ रहेगा। तो यानी कि आप बोल सकते हो कि इस पूरे कंटेनर का कितना हिस्सा सॉलिड ने ऑक्यूपाई किया है? तो आप बोल देना 0, यानी नेग्लिजिबल, बहुत ही कम हिस्सा ऑक्यूपाई किया है। तो ध्यान रहे, इसीलिए हमने पर्पसफुली एक कंपोनेंट को गैसियस रखा है, दूसरे को सॉलिड रखा है। या फिर यहां पर आप लिक्विड ले लेंगे तो भी वही होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 1 मोल वाटर लिक्विड लिए होते तो 18 ग्राम वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो लगभग 18 ml के आसपास होता है। तो लिक्विड और सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो गैस के कंपैरिजन में काफी कम होता है। इसीलिए अगर गैसियस कंपोनेंट एक है और दूसरे कंपोनेंट लिक्विड या सॉलिड है, तो आप दूसरे कंपोनेंट के वॉल्यूम के बारे में कभी बात मत करना, क्योंकि ये नेग्लिजिबल हो जाता है। किसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल? गैस के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल। तो इस बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ ए के वॉल्यूम के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, बी के वॉल्यूम के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। बी या तो सॉलिड है या फिर लिक्विड है। तो हमने एग्जांपल स्टार्ट किया था सॉलिड से, तो हम पुनः इधर सॉलिड लिख देते हैं। अब देखो क्या है कि इस कंटेनर में गैस भरा हुआ है, और गैस आपको पता है इस इक्वेशन को फॉलो करता है, PV इज इक्वल टू nRT, ठीक है ना। आपको वॉल्यूम के बारे में इस बार मेजरमेंट करना है, वॉल्यूम का मेजरमेंट करना है। तो आप क्या करो, पहले तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दो और फिर प्रेशर कांस्टेंट कर दो। देखो प्रेशर कैसे कांस्टेंट करना है, तो इसके ऊपर यहां पर ये कंटेनर में एक पिस्टन लगा दो जिस पर वेट फिक्स कर दो W। ये 4-5 kg का कुछ वेट फिक्स कर दिया तो इधर अंदर में प्रेशर फिक्स लगने लगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट कर देना है, फिक्स कर देना है। अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो बहुत अच्छा, नहीं दिया रहे तो मान लेना है कि जब वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर देंगे। ये वॉल्यूम, अगर यहां पर आप सिर्फ ए के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लिखोगे मोल ऑफ ए, तो यहां लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ ए। हम लोग सिर्फ ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए के बारे में बात करोगे तो ए का मोल होगा और ए का ही वॉल्यूम होगा। ये जो VA है, जब सिर्फ किसी एक कंपोनेंट के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है VA इज इक्वल टू पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ए, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ए। जिस कंपोनेंट का मोल लिखोगे उस कंपोनेंट का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से आएगा, ठीक है, वो कहलाएगा पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ए। अब देखो यहां से हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू मोल ऑफ ए RT बाय
P, और देखोगे ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, R तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ A इज प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब A का मोल दुगुना होगा तो A का पार्शियल वॉल्यूम दुगुना होगा, A का मोल 3 गुना होगा तो A का पार्शियल वॉल्यूम 3 गुना होगा। जिस स्पीड से A का मोल चेंज होगा उसी स्पीड से A का वॉल्यूम भी चेंज करेगा। कोई दिक्कत? तो इसके अंदर जो ये वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम को हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ A, क्योंकि हम लोग सिर्फ A के वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसको, ये जो लिखा है आपने, इसको मिटा लीजिए सब लोग, सॉरी इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम इसको मिटा दे रहे हैं। और फिर हम लोग देखेंगे कि डेटा कैसे एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट करना है और उसका यूज कैसे करना है। तो बच्चों आप क्या करोगे, इस बार टाइम के साथ साथ वॉल्यूम मेजर करोगे। क्या मेजर करोगे? वॉल्यूम मेजर करोगे। तो पहले यह समझा जाए कि वॉल्यूम चेंज होगा क्या टाइम के साथ साथ। जैसे देखो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था, ये आपके पास कंटेनर है और इसमें ये पिस्टन लगा दिया आपने, इधर एक वेट लगा दिया, इसके अंदर गैस कुछ भरा हुआ है, ठीक है, जैसे A के कुछ मोल्स हैं। तो देखो गैस के मोल्स जैसे जैसे कम होंगे, अब तुम लोग गैस के मोल्स कम हो गए गायब हो रहे हैं क्या? नहीं, गायब नहीं हो रहे हैं, वो सॉलिड B में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। अब B के जो वॉल्यूम है, B तो नेग्लिजिबल वॉल्यूम किसी कॉर्नर में पड़ा होगा सॉलिड के फॉर्म में, तो A के मोल जैसे जैसे गायब होंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे पिस्टन नीचा आता जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा। A के मोल जैसे जैसे कम करोगे, ठीक है ना। तो अब आप क्या लिख सकते हो यहां पर, T इक्वल टू 0 पर अगर A का वॉल्यूम था मान लो 2 लीटर, कितना था A का वॉल्यूम? 2 लीटर था। और B का वॉल्यूम तो हम लोग ऑलरेडी नेग्लिजिबल मान लिए हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करना है क्योंकि B तो सॉलिड है। अगर गैस होता तो उसके बारे में भी बात कर रहे होते। T इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड पर क्या हुआ, A का वॉल्यूम घट के 1 लीटर हो गया। कितना हो गया? ये घट के 1 लीटर हो गया। कैसे 1 लीटर होगा? तो A के कुछ मोल खर्च हो गए होंगे, तो मोल खर्च हो गए होंगे तो ऊपर से पिस्टन नीचे आ गया होगा। यहां से गैस निकाल दोगे बाहर ना। मोल खर्च करने का तरीका है कि A को कन्वर्ट कर दो B में, या फिर समझने के लिए बड़ा आसान है, तुम समझो कि ये एक कंटेनर है जिसमें गैस भरा हुआ, इधर से थोड़ा सा होल कर दो तो गैस लीक करेगा, और जैसे जैसे गैस लीक करेगा ये नीचे खिसकता जाएगा, ठीक है ना। तो मोल्स यहां पर जैसे जैसे कम हो रहे हैं उसी स्पीड में ये कंटेनर नीचे आता है, सॉरी ये पिस्टन नीचे आता जा रहा है और वॉल्यूम कम होता जा रहा है। तो कितना वॉल्यूम खर्च हुआ है, कितना वॉल्यूम कम हुआ है। तो यहां पर हम खर्च इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मोल खर्च होता है, तो आपके दिमाग में खर्च वर्ड बैठ जाए। तो कितना वॉल्यूम स्पेंड हुआ या खर्च हुआ बताइए। तो 2 लीटर था, 1 लीटर बचा हुआ है, कितना खर्च हुआ? 1 लीटर खर्च हो चुका है। अच्छा, जो खर्च होता है उसको हम लोग दिखाते हैं माइनस, ये -1 लीटर, ठीक है, क्योंकि 1 लीटर खर्च हुआ है। अब देखो B के बारे में बात करना हमारे लिए यूजफुल है नहीं क्योंकि B तो इस बार सॉलिड है, ठीक है। तो हम लोग बस सिर्फ इस बार A के बारे में बात करेंगे। तो अब देखो आप क्या लिखोगे, रेट विथ रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में रेट। तो आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे डेल्टा यानी चेंज, चेंज इन, किसमें चेंज? पार्शियल वॉल्यूम ऑफ A, पार्शियल वॉल्यूम ऑफ A। सिर्फ A का वॉल्यूम मतलब A का पार्शियल वॉल्यूम। ऐसे कई सारे कंपोनेंट हो जाए, सबके वॉल्यूम को जोड़ देते हैं तो बोलते हैं टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो पार्शियल वॉल्यूम ऑफ A के वॉल्यूम में जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना समय लिया इसने, टाइम। अच्छा, A के वॉल्यूम में चेंज लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ A फाइनल
माइनस वॉल्यूम ऑफ ए इनिशियली, ए के वॉल्यूम में चेंज है, डिवाइड बाय डेल्टा टी। ठीक है, और आप इधर नीचे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ ए फाइनल कितना है, तो ए का फाइनल वॉल्यूम है 1 लीटर, हो गया 1 लीटर माइनस ए का इनिशियल वॉल्यूम 2 लीटर, 1 लीटर माइनस 2 लीटर डिवाइडेड बाय कितना सेकंड लगा, 10 सेकंड। तो ये यहां से आंसर आ गया आपका -1 लीटर पर सेकंड, और आंसर आ गया सॉरी -1 लीटर पर 10 सेकंड, और आंसर आ गया -0.1 लीटर पर सेकंड। तो ये जो आपका इस बार रेट निकल करके आया है, ये किस टर्म में आया निकल करके, ये निकल करके आया लीटर पर सेकंड, यानी वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। इस तरीके से आप रेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो एक खास बात और है, वो क्या कि रेट जो है फिर से इस बार क्या निकल के आ गया, नेगेटिव आ गया। क्यों नेगेटिव आया है, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए जब भी रेट निकालोगे नेगेटिव आएगा। उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका है, आगे पहले से एक नेगेटिव साइन लगा के रखो। तो यहां देखो ये पहले से एक साइन लगा दिए तो क्या हो गया, ये जो टर्म फाइनल आया ये बन गया है पॉजिटिव। तो आपका रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए आ गया 0.1 लीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो 4 तरीका हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग समरी लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। तो 4 तरीके हैं बच्चों। सबसे पहला है मोल पर यूनिट टाइम, दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तीसरा है प्रेशर पर यूनिट टाइम, और चौथा है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो अगर कोई रिएक्शन है ए से बन रहा है 2B, तो इस रिएक्शन के लिए 4 तरीके हो सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, या फिर ए के खर्च होने का रेट या फिर बी के बनने के रेट को 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रेट विथ रिस्पेक्ट टू WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या लिखोगे? 4 तरीका बताइए। तो पहला है डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी, ये पहला तरीका है। सॉरी, चेंज इन मोल्स ऑफ ए, पहला था चेंज इन मोल्स ऑफ ए, Na मतलब मोल्स ऑफ ए बाय डेल्टा टी। दूसरा तरीका क्या था? वो था डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट ए लिखते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बाय डेल्टा टी। अब आप सोच रहे होंगे बार बार सर ने आगे माइनस क्यों नहीं लगाया है? वो लगाना है। क्यों माइनस लगाना है आगे? क्योंकि नहीं लगाएंगे माइनस तो आंसर आएगा नेगेटिव। हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव बनाना होता है। तो रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस डेल्टा Na बाय डेल्टा टी, या माइनस डेल्टा ए यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, या फिर माइनस डेल्टा चेंज इन Pa मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बाय डेल्टा टी, या फिर माइनस डेल्टा Va पार्शियल वॉल्यूम ऑफ ए बाय डेल्टा टी। ये 4 तरीके हैं ए के रेस्पेक्ट में रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। और फिर वैसे ही 4 तरीके हो जाएंगे बी के लिए। रेट विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा डेल्टा मोल ऑफ बी बाय डेल्टा टी। इस बार आगे माइनस साइन नहीं लगाना है, क्योंकि प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट हमेशा पॉजिटिव निकल के आता है। एक बात बच्चों, ये सभी रेट बराबर नहीं होते हैं, इनको बराबर नहीं लिखना है। ये 4 तरीके हैं, सॉरी बराबर हमने गलत से लिख दिया है, गलती से लिख दिया। ये 4 अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे ही बी के रेट को भी रिप्रेजेंट करने के 4 अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे डेल्टा NB बाय डेल्टा टी, और फिर डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी
बाय डेल्टा टी, या फिर चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बाय डेल्टा टी, या फिर चेंज इन पार्शियल वॉल्यूम ऑफ बी बाय डेल्टा टी। तो ये सभी तरीके हैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो अब एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि क्या इन दोनों में कुछ रिलेशन है, या इन दोनों का वैल्यू क्या बराबर निकल के आने वाला है? क्या हम लोग मोल के रिस्पेक्ट में, मोल पर यूनिट टाइम टी के रिस्पेक्ट में जो रेट निकालेंगे बी का, क्या वही रेट होने वाला है कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम? क्या वही रेट होने वाला है चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम? क्या वही रेट होने वाला है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम? इसको समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन का मदद लेंगे। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए बच्चों। क्वेश्चन है द रिएक्शन ए गिव्स टू बी, एक रिएक्शन है, टेक्स प्लेस इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में ए भी है और बी भी है। अच्छा, ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है टेक्स प्लेस इन एक्वस सोल्यूशन, इसके बदले ऐसा हो सकता था, देखिए ये ऐसा लिखा रहता है, ए एक्वस से बन रहा है 2b एक्वस, ऐसा भी हो सकता था। ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर, जो पूरा सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम है 10 लीटर। ठीक है, रिएक्शन वाज स्टार्टेड विथ 4 मोल ऑफ ए, यानी कि शुरुआत में ए के 4 मोल थे, एंड आफ्टर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद ओनली 2 मोल ऑफ ए वाज प्रेजेंट, ए के सिर्फ 2 मोल प्रेजेंट थे। ठीक है, यानी 4 मोल से घट के ए का 2 मोल आ गया, ए खर्च हो रहा है क्योंकि रिएक्टेंट है। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए in terms of मोल पर सेकेंड एंड मोलर पर सेकेंड। मोलर क्या है? मोलर है कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, मोलैरिटी का यूनिट, मोलर पर सेकेंड, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम और मोल पर यूनिट टाइम में आपको रेट निकालना है। तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और फिर जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसको देखिएगा आप लोग। तो लिखते हैं रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो मोल के टर्म में पहले बात किया जाए तो बहुत सिंपल है, आप लिखोगे चेंज इन मोल ऑफ ए, चेंज इन डेल्टा मोल ऑफ ए के मोल में चेंज, डेल्टा मतलब चेंज एंड ए मतलब मोल ऑफ ए। माइनस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ए खर्च होगा ना, तो आगे माइनस लगा के रखेंगे तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चेंज इन मोल ऑफ ए को लिख सकते हैं आप मोल ऑफ ए फाइनल माइनस मोल ऑफ ए इनिशियल, ये हो गया चेंज इन मोल ऑफ ए बाय डेल्टा टी, जो कि है देखिए टाइम तो कितना चेंज हुआ है, देखिए आफ्टर 5 सेकेंड, यानी 5 सेकेंड में, सॉरी 10 नहीं, यहां पर कितना है 5 सेकेंड। अब देख लो यहां पर आगे एक माइनस साइन रखना है। ए का फाइनल मोल कितना है? तो ए का फाइनल मोल है 2 मोल ऑफ ए वाज प्रेजेंट, 2 मोल ए बचा हुआ था। शुरुआत का कितना है? स्टार्टेड विथ 4 मोल ऑफ ए, तो आप लिख सकते हो 2 माइनस 4 मोल बाय 5 सेकेंड। आगे एक माइनस रखना है ताकि नेट वैल्यू पॉजिटिव आए। तो यहां से आपका आंसर आ गया 2 माइनस 4 हो गया -2, और ये माइनस पहले से तो +2, 2 बाय 5, तो ये हो गया 0.4 मोल पर सेकेंड। ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। देखोगे रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, अगर मोलैरिटी के बारे में मोलर पर सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है तो क्या लिखोगे इधर? माइनस ऑफ डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज बाय डेल्टा टी। ए के कॉन्सेंट्रेशन में चेंज
को लिखोगे फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल है वो, और इसके आगे लगा दोगे एक नेगेटिव साइन डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये है आपका ए के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज। अब बच्चों हम ये ऊपर वाला जो है इसको मिटा दे रहे हैं ताकि हम डेटा इसको आसानी से लिख सकें। तो ए का जो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ए का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप देखो पहले तो एक माइनस लगा दो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कैसे निकालोगे? तो ए का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए ए का फाइनल मोल बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा। ए का फाइनल मोल कितना है? तो वो है 2 मोल ऑफ ए, ये हो गया 2 मोल। कोई दिक्कत? अच्छा वॉल्यूम कितना है? तो देखो एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 10 लीटर। अच्छा इसके बारे में ये चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो आपको मानना पड़ेगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है। आप बोल सकते हो कि जब ए खर्च हो रहा है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज करेगा? वो भी तो चेंज करना चाहिए ना। तो देखो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है वो चेंज करे, मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। बताता है आपको कैसे। जैसे मान लो आपने एक सॉल्यूशन बनाया, एक कंटेनर में आपने सॉल्यूशन बनाया एक, ये कंटेनर में यहां तक लिक्विड पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना, ये लिक्विड पूरा भरा हुआ है कंटेनर में, जिस लिक्विड का वॉल्यूम है मान लो 10 लीटर, और इसमें ए नाम का एक सोल्यूट डाल दिया जिसको रिएक्शन करना है, वो सोल्यूट है रेड कलर का सोल्यूट, ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो अब देखो फाइनली ए के कितने मोल थे? 4 मोल थे। तो ए के रेड कलर के 4 मोल थे, सॉरी इनिशियली रेड कलर के 4 मोल थे। तो इधर लिखोगे आप फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इधर लिखोगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहां मान लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे ए का इनिशियल मोल बाय इनिशियल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? तो ये पूरा है आपका दिया हुआ 10 लीटर, तो ये आ गया आपका 10 लीटर। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ए के कुछ पार्टिकल गायब हो गए। कितना बचे? जितने थे उसके आधे बचे हुए हैं। 4 था, 4 में 2 मोल ए बचा हुआ है, ए गायब हो गया है। तो फाइनल ए का मोल हो गया 2 मोल। फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया बताइए? वो अभी भी 10 लीटर है, क्योंकि सॉल्यूशन के वॉल्यूम में तो वाटर भी है ना, सिर्फ ए बीच से गायब हो रहा है, कुछ दाना गायब हो रहा है। जैसे मान लो ये चीनी का दाना था और वो गायब हो गया, या गायब होकर के दूसरे किसी चीज में कन्वर्ट हो गया है। तो पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज जनरली नहीं करता है, और इस क्वेश्चन में तो दिया हुआ भी नहीं है कि चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब भी ऐसा एम्बिग्यूटी हो तो आप हमेशा मान लोगे चेंज नहीं कर रहा है। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम फिक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 लीटर, ठीक है। अब इसको मिटा दे रहे हैं इस डब्बे को। तो आप देखो यहां से अब कर दोगे दिस डिवाइडेड बाय टाइम। कितना लिया? टाइम लिया इसने 5 सेकेंड। अब जल्दी से इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करोगे देखो आएगा ऊपर में, ये आगे तो एक माइनस लगा हुआ है, ऊपर में हो गया मोल पर लीटर को कॉमन ले लेते हैं, और मोल पर लीटर क्या कहलाता है? कहलाता है मोलर, जिसका सिंबल होता है कैपिटल एम। तो ये हो गया 0.2 और ये हो गया 0.4, 0.2 माइनस 0.4, और सिंबल है इसका यूनिट है मोलर बाय 5 सेकेंड। और यहां से जब आप आंसर निकालोगे तो कितना आएगा बताओ जल्दी से। तो ये आंसर आ गया, देखो 0.2 माइनस 0.4, ये हो गया माइनस 0.2, माइनस 0.2 और आगे एक माइनस लगाओ, ये हो गया प्लस। तो पहले तो प्लस कर लो, कोई दिक्कत? और प्लस 0.2 बाय 5, ये हो गया प्लस 0.04
मोलर पर सेकेंड। तो ये बच्चों आपका आंसर है। तो आपका जो आंसर है देखो, मोल पर सेकेंड में कितना था, तो मोल पर सेकेंड में था 0.4 मोल पर सेकेंड आंसर था। और मोलर पर सेकेंड में क्या आंसर आया, तो मोलर पर सेकेंड में आंसर आया 0.04 मोलर पर सेकेंड। 0.4 मोल पर सेकेंड था और आ गया 0.04 मोलर पर सेकेंड। तो यह सोल्यूशन आप लोग लिख लोगे। अब यहां पर एक छोटा सा बात हमको नोट करके बता दें, पहले सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो। पहली बात तो ये कि अलग अलग क्वांटिटी को मेजर करोगे, कभी मोल को मेजर किए, कभी मोलर को मेजर किए, तो जरूरी नहीं है कि दोनों तरीके से मेजर किया हुआ रेट का वैल्यू बराबर है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्या सभी तरीके से निकालना जरूरी है हमेशा? क्या ऐसा कर सकते हैं कि एक तरीका से निकल जाए तो दूसरे तरीके वाला आंसर अपने आप आ जाए, हमको एक्सपेरिमेंट ना करना पड़े उसके लिए? तो इसका भी तरीका है। वो क्या है, जैसे आपका ये है रेट मोल पर सेकेंड, तो रेट आपका क्या होता है, रेट होता है चेंज इन, जैसे रिएक्टेंट के टर्म में बात करो तो लिखोगे चेंज इन मोल पर यूनिट टाइम। इस तरीके से मोल पर सेकंड में रेट को मेजर कर सकते हो। अगर रिएक्टेंट का मोल चेंज हो रहा है तो आगे माइनस साइन लगाओगे, प्रोडक्ट का हो रहा है तो माइनस साइन लगाने का जरूरी नहीं है। तो ये चेंज इन मोल पर यूनिट टाइम, कोई दिक्कत? और दूसरा तरीका रेट आप निकाल सकते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इस दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है क्या? तो हो सकता है। क्या होगा, चलो देखते हैं। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम को लिख सकते हो चेंज इन डेल्टा मोल बाय वॉल्यूम, चेंज इन मोल बाय वॉल्यूम पर यूनिट टाइम डेल्टा टी डिवाइड बाय टी। अब अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ v इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है आपका, जैसे कि इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट था 10 लीटर, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो कोई चेंज आना नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हो 1/v बाहर कर लो और लिख सकते हो डेल्टा n बाय डेल्टा टी। अब देखो ये डेल्टा n बाय डेल्टा टी क्या है, ये है रेट इन टर्म्स ऑफ मोल। कोई दिक्कत? तो आप यहां से क्या सीखे, ये सीखे कि डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन बाय डेल्टा टी, ये कॉन्सेंट्रेशन है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 1/v इंटू डेल्टा n बाय डेल्टा टी। कोई दिक्कत? इसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन है वॉल्यूम रहना चाहिए कांस्टेंट। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू 1/v चेंज इन मोल पर यूनिट टाइम। एक बार ये वाले क्वेश्चन में लगा करके देखो, तो कॉन्सेंट्रेशन मोलर पर सेकेंड, देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आपके पास था 0.04 मोलर पर सेकेंड। क्या देखते हैं, क्या ये लेफ्ट साइड के बराबर है? तो चेंज इन मोल पर सेकेंड कितना था, देखो मोल पर सेकेंड का चेंज था 0.4 मोल पर सेकेंड। आपको क्या करना है, इसमें 1/v से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 1/v, 1 बाय, देखो इधर v है तुम्हारा 10 लीटर, ये लिख दो 10 लीटर। तो देखो आंसर बराबर आ गया है। ये हो गया 0.04 मोलर पर सेकेंड लेफ्ट साइड में, राइट में देखो तो ये 10 0.4 को बना देगा 0.04 मोल पर लीटर को बोल सकते हो मोलर। क्लियर है ना? तो यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ये वॉल्यूम कांस्टेंट इधर लिख रहे हैं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां से देखो ये आ जाएगा आपका 0.04 मोलर, मोल पर लीटर को लिख दोगे मोलर पर सेकेंड। LHS इज इक्वल टू
RHS। कोई दिक्कत? तो यहां से भी हमने प्रूफ कर दिया और थियोरेटिकली भी हमने प्रूफ कर दिया। नोट करके ये बात लिख लो, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, इसको नोट करके आप लोग लिखोगे, ठीक है। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए। ये क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैस, ऐसा रिएक्शन जिसमें आइडियल गैस इन्वॉल्व है, अगर आइडियल गैस नहीं लिखा होता, लिखा होता फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैस, तो भी आप आइडियल गैस मान लेते। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ रेट इज करेक्ट? रेट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है? कुछ सिंबल्स का मतलब बता दिया है कि एन लिखा रहे तो उसका मतलब मोल समझना, पी का मतलब पार्शियल प्रेशर समझना, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन समझना, टी का मतलब टाइम समझना। एज्यूम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, ठीक है। चलिए हम लोग ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो बेसिकली हमको इन 3 ऑप्शंस पर काम करना है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले हम लोग ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो चेकिंग ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए में 2 पार्ट है, एक तो है dc/dt और dn/dt है, और फिर एक है dp/dt, सॉरी डेल्टा c/Δt, डेल्टा n/Δt और फिर डेल्टा p/Δt। ये 3 बातें हैं, 3 चीजों को आपस में कंपेयर करना है। तो पहले फर्स्ट दोनों को कंपेयर करते हैं, ये दोनों को dc/dt को 1/v dn/dt के बराबर प्रूफ करते हैं। कोई दिक्कत? चलो देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं, डेल्टा c/Δt इज इक्वल टू, अब देखोगे डेल्टा सी क्या है? सी है मोल पर लीटर, यानी कि n/v मोल पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है मोलैरिटी। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी। हालांकि बहुत अलग अलग तरीके के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं, मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी, लेकिन हमको किस पर बात करना है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी मानना है हमको। क्या मानना है? मोलैरिटी। तो ये हो गया डेल्टा n/v और नीचे में डेल्टा t हो गया। अब आपको पता है वॉल्यूम कांस्टेंट है, देखो लिखा हुआ है एज्यूम v एंड t टू बी कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो 1/वॉल्यूम को बाहर ले आइए, ये हो गया 1/वॉल्यूम डेल्टा n/Δt, डेल्टा n/Δt। ये तो बड़ा सिंपल था प्रूफ करना। देखो फर्स्ट पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब हमें कौन सा पार्ट प्रूफ करना है? अब आप इसको, ये फर्स्ट को थर्ड के बराबर कर दो, या फिर इन दोनों में कोई रिलेशन ले आओ, कोई भी रिलेशन चलेगा, ठीक है ना। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट को थर्ड के बराबर ही प्रूफ कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होगा देखते हैं। तो आपका सामने है डेल्टा c/Δt। कोई दिक्कत? चलो फिर से आगे बढ़ते हैं। यह डेल्टा c/Δt, आपको लाना क्या है? आपको प्रेशर लाना है। क्या लाना है? प्रेशर लाना है, ठीक है। तभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बचे हुए ऑप्शन हैं इसको मिटा दे रहे हैं, बाद में जब चेक करना होगा तो दोबारा से लिख लेंगे। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर प्रेशर लाना है। कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर मोल तो ला सकते हैं बड़ा आसानी से, प्रेशर कैसे लाया जाए? चलिए पहले मोल ले आते हैं फिर प्रेशर लाएंगे। तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन को लिखेंगे n/v डिवाइड बाय डेल्टा t। चलिए n/v हो गया कॉन्सेंट्रेशन, अब यहां पर लाना है प्रेशर। तो कॉन्सेंट्रेशन सॉरी मोल है ना, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर मोल आ चुका है। अब लाना हमको क्या है? लाना है प्रेशर। तो मोल प्रेशर में रिलेशन लिख दीजिए। क्या रिलेशन होता है? तो आपका रिलेशन होता है PV = nRT। ये रिलेशन हम यूज करने जा रहे हैं क्योंकि मोल और प्रेशर में ये रिलेशन होल्ड करता है गैसेस के लिए।
अब देखो यहां से लिख दोगे P इज इक्वल टू N/V इंटू RT, और यहां से देखो N/V जो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन है, देखो मोल पर लीटर इज इक्वल टू P/RT, और ये इक्वेशन को आप यूज करोगे। इधर कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो यूज करने के लिए आप क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे डेल्टा N/V को क्या लिखोगे, P/RT, P/RT डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब तो प्रूफ हो गया, देखो बहुत आसानी से कैसे। R तो गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट, तो R और T कांस्टेंट है तो RT को बाहर कर लो तो ये हो जाएगा 1/RT इंटू ये बच गया डेल्टा P, चेंज इन P बाय डेल्टा T। देख लो ये आपका प्रूफ हो गया LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि रिएक्शन का जो स्पीड है या जो रेट है उसको 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो मोल पर यूनिट टाइम के तरीके से, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम, तीसरा है प्रेशर पर यूनिट टाइम, और चौथा है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। और इन सब का आपस में क्या रिलेशन होता है ये भी हम डिराइव करना या निकालना सीख गए हैं। आपको इन फॉर्मूलाज को बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है, आपको डिराइव करने के लिए सीखना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ए। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अब आपको जो असाइनमेंट मिलेगा इस पर बेस्ड, उस असाइनमेंट को सॉल्व करना है और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।